जानिए कहानी डॉक्टर हाई की। फिजिशियन बनने वाले थे मगर सर्जरी से पहली नजर में प्यार कर बैठे। गंगा के पास गए तो दलदल में जा फंसे। दोस्तों ने ऐसे बचाई थी जान। परीक्षा में सेकंड आए तो दोस्त ने लगा दी क्लास, बोल दिया बहुत कुछ। रिटायर होने के बाद भी लालू यादव ने पद पर रहने का किया था आग्रह। सरकारी अस्पताल की जर्जर स्थिति देखकर प्राइवेट अस्पताल की रखी नींव। जानिए सब कुछ कहानी जिंदगी की में सौम्या राठी के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव सिटीज के खास कार्यक्रम कहानी जिंदगी की में। कहानी जिंदगी की में हम आपको अक्सर ऐसी शख्सियत से रूबरू कराते हैं जिन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, बिहार में अपने लिए एक नाम कमाया है। लेकिन आज मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अहमद अब्दुल हाई, जिन्हें लोग अक्सर डॉक्टर हाई के नाम से जानते हैं, वो डॉक्टर हाई के नाम से मशहूर हैं। इनके परिचय में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ने अपने जीवन में बिहार के लिए ही नहीं, सिर्फ लोगों के लिए उनके प्रति समर्पित होकर इतने काम किए हैं कि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। एक दिलचस्प बात बस आपको यहाँ ये बताऊंगी कि डॉक्टर साहब से अभी मैं पूछ रही थी कि उन्होंने अपने जीवन काल में आज तक कितनी सर्जरीज की है, तो उन्होंने बड़ा ही प्यारे सा जवाब दिया कि उन्होंने सर्जरीज उस दौरान शुरू की थी जब संडे या मंडे नहीं देखा जाता था। साल के 365 दिन में हर एक दिन 7 से 8 सर्जरीज कर देते थे और करीब 52 सालों तक वो ऐसा ही करते आए हैं। तो आगे का हिसाब आप खुद समझ लो। सबसे पहले डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम लाइव सिटीज़ में आपका। थैंक यू, सच अ प्लेजर सौम्या जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स को समाज में भगवान का दर्जा दिया गया है। डॉक्टर्स आर रेफर्ड टू एज गॉड्स। लेकिन डॉक्टर बनना आसान नहीं है। हम आपकी पूरी जर्नी के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगी हम लोगों को उन चीज़ों के बारे में बताएं जो वो नहीं जानते हैं। डॉक्टर बनने का आपका सफ़र कैसा था, आपका संघर्ष कैसा था? देखिए, हमारे फैमिली में हमारे फादर बहुत ही एमिनेंट फिजिशियन थे, पद्म भूषण अवार्डी, फिजिशियन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो एक एनवायरनमेंट तो था कि डॉक्टर ही बनेंगे, लेकिन सब लोगों को यह ख्याल था कि फिजिशियन बनेंगे, सर्जन नहीं। लेकिन हमारे एक दोस्त थे, बहुत प्यारे दोस्त, वो सर्जन थे। तो जब हमने MBBS पास किया जिस दिन, तो उस दिन बड़ी मिठाई बड़ी बहुत सारे मेडल्स वगैरह मिले थे। तो हमने कहा कि अब तो फिजिशियन बनना है, तो ऐसा करो कि कुछ दिन सर्जरी काम करके देख लो और उसके बाद अगर अच्छा लगे फिर ठीक है, जैसा फैसला हो सके करना। तो हम कहा हाँ ठीक है, ये तो साइंटिफिकली बड़ी सही बात कही कि ट्रायल हो जाएगा उसका। तो उस दिन कहा कि आज ही शुरू हो जाए। तो हमें याद है रात में हम लोग गए सर्जिकल एमरजेंसी में काम शुरू करने के लिए, और वो जो कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, देखा तो फिर उसी को होकर रह गए। तो आपको सर्जरी से लव एट फर्स्ट साइट हो गया था? इट वाज लव एट फर्स्ट साइट। जी डॉक्टर साहब, यहाँ एक चीज़ मैं ये जानना चाहती हूँ कि पहली सर्जरी के पहले कैसा आप महसूस कर रहे थे? क्या घबराहट थे मन में, एंग्शियस थे बहुत ज़्यादा? देखिए, पहली सर्जरी की बात तब है कि जब आदमी सर्जरी शुरू करता है तो नेचुरली इट्स डन अंडर द गाइडेंस ऑफ समवन हु सीनियर टू यू, सुपीरियर टू यू। उसी रात में, उसी इमरजेंसी में 1-2 रातों के बाद एक सर्जरी हुई जिसमें कि हमारे एक सीनियर सर्जन हमारे साथ थे, लेकिन एक बहुत मेजर मिस्टेक हो गई। होती है, हद से मिस्टेक होती है उनसे। और उसके बाद जो हम लोग रॉन्ग ट्रैक पर चले गए, तो हमें तो लगा कि यार ये तो मामला ही कुछ और हो गया है। तो उसके बाद हमें ये एहसास होने लगा कि ठीक है, सर्जरी करनी है और अच्छे से करनी है, लेकिन उसके पीछे जो बेसिक थियोरेटिकल बैकग्राउंड है वो सही होना चाहिए। और वैसे ही पढ़ते थे, पढ़ने में हमें दिल भी लगता था, अभी भी पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। तो उसके बाद से मेरिट पॉइंट कुछ भी करेंगे सर्जरी तो उसके पीछे गहराई में जा कर के सही करेंगे तब भी, अगर भी गलती करेंगे तब भी जानेंगे क्यों ऐसा हुआ जी। हाँ। और दिस इज़ पेड डिविडेंड्स, इसके वजह से बड़ा फ़ायदा हुआ हमें। और हम अपने आप को एक
बेहतर सर्जन बना सके, एक बेहतर इंसान भी बना सके। डॉक्टर साहब, आपने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफ़ी करीब से देखा है। पीएमसीएच में भी आपने बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं, वहाँ आप एचओडी भी रहे। मैं ये जानना चाहूँगी कि पीएमसीएच की फ़िलहाल जो स्थिति है आपके वक्त में कैसी थी, किस तरीके से इसमें बदलाव आ रहे हैं? देखिए, पीएमसीएच की हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो पीएमसीएच उस वक्त था प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये 1925 में शुरू हुआ और अब उसको करीब करीब थोड़े दिनों में 100 साल हो जाएंगे पीएमसीएच को। तो उस ज़माने में ब्रिटिश इंडिया में पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 5 या 6 ऐसे अस्पताल थे जिसमें पीएमसीएच एक था। जी। बड़ा बड़ा नाम था उसका। और न सिर्फ पूरे देश से बल्कि हमें याद है अफ़गानिस्तान से आते थे, नेपाल से आते थे, बर्मा से मरीज आया करते थे यहाँ पर। ख़ास करके जब हमारे यहाँ रेडियोथेरेपी का सेंटर शुरू हुआ और रेडिएशन का, तो पूरे इर्द गिर्द के तमाम मुल्कों से लोग आते थे वहाँ पर। और उस ज़माने के जो हमारे टीचर्स थे और जो प्रोफेसर्स थे वो भी अपने ज़माने के स्टॉलवर्ड्स थे, बड़े बड़े लोग थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ में एक ग्राफ कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है। हमको लास्ट में याद है कि 1965 में जब हम पास किए MBBS, उसका एक एपिसोड सुना दे तो एक बैकग्राउंड को मिल जाएगा। तो उस वक्त मिस्टर चंद्रशेखर, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुए, चंद्रशेखर साहब उस वक्त यूथ लीडर माने जाते, बड़े यूथ लीडर थे। उनको गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया और एक्यूट इन्फेक्शन हो गया। तो बलिया वगैरह कहीं पर थे वो, वहाँ से उन्हें लखनऊ भेजा गया। लखनऊ वालों का नहीं, यहाँ इलाज इसका नहीं हो पाएगा, बहुत सीरियस इशू है, इनको दिल्ली ले जाइए। दिल्ली वालों ने पटना भेजा उनको और यहाँ पीएमसीएच में चंद्रशेखर जी का ऑपरेशन हुआ। हम तो जूनियर मोस्ट से लगाव कुछ काटा था हमने भी। तो ये रुतबा था पीएमसीएच का कि दिल्ली से लोगों को रेफर किया था। जी जी। और हमको ये भी याद है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर हो गए, लेकिन पटना आए हुए थे, तो अशोक राजपथ से गुजर रहे थे, तो किसी ने कहा कि सर ये पीएमसीएच है। कहा कि अरे ये ना हमारा ऑपरेशन भैल रहे अब ज़माने जो बोलते थे वो। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो है। तो डॉक्टर साहब का, डॉक्टर शाही हमारे प्रोफेसर थे, UN शाही, उन्होंने किया था। उनका नाम तो याद था। उनके साथ एक लड़का था, मुसलमान था, गोरा था। अब पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं कि मुसलमान लड़का गोरा कौन है। प्राइम मिनिस्टर साहब खोज रहे हैं उसको। तो ये रुतबा था पीएमसीएच का। अनफॉर्चुनेटली आज बहुत चीज़ें बदलाव आया है पूरे सेटअप में। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खुल गए, बहुत दूसरे फैक्टर्स भी आ गए। प्राइवेट सेक्टर आज करीब 70% ऑफ हेल्थ केयर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। ये बात हम सबसे कहते हैं, अपने हेल्थ मिनिस्टर साहब से कहते हैं कि 70% हम कर रहे हैं, आप 30% में। तो लेकिन एक बात अच्छी हुई है जो कि हमारे टाइम में पीएमसी नहीं थी, कि पीएमसी उस वक्त पैसे की बड़ी कमी थी और एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें बड़े मेहनत करनी पड़ती थी, अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस लगाना पड़ता था। ठीक है, यहाँ का AC लगा दो, तो यहाँ का OT टेबल ठीक करवा दो। आज पैसा काफ़ी है, प्लानिंग हो रही है और हम तो ऑप्टिमिस्टिक आदमी, हम उम्मीद है कि पीएमसीएच और बढ़ेगा और तरक्की करेगा। जी, जैसा कि आपने बताया कि पीएमसीएच में छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी बहुत मिन्नतें करनी पड़ती थी, एक छोटा सा टेबल ठीक कराने के लिए भी। तो बिहार में कॉरपोरेट अस्पतालों की नींव रखने वाले आप हैं, ये हम सब जानते हैं। तो क्या ये विचार उसी वक्त आपके मन में पनप चुका था? जब हमारे रिटायरमेंट का टाइम आया तो उस वक्त जो पीपल इन पावर थे उन्होंने भिजवाया मैसेज के अगर आप चाहिए तो और रहिए, हम एक्सटेंशन देंगे वगैरह वगैरह। क्या आप बताएंगे किसने मैसेज भिजवाया था? लालू जी ने। लालू जी से हमारी दोस्ती थी बहुत, एक ज़माने में हम लोग वेरी गुड फ्रेंड्स।
पटना यूनिवर्सिटी में वो थे, स्टूडेंट लीडर थे, हम पीएमसी में थे। उनका काम जुलूस निकालना था, हमारा काम पढ़ना था, लेकिन दोस्ती थी हमारे में, हम दोनों में। और आते थे कभी कभी रात में नाइट ड्यूटी में, चलिए खाना खाया जाए, तो खिलाते थे हमको खाना, वो सब था। तो उन्होंने मैसेज भेजा कि साहब आपने जब तक रहना चाहिए रहिए। लेकिन हमें ये रियलाइजेशन हुआ कि उस एनवायरनमेंट में हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। और हमें ये भी बहुत एक्यूट फील, शिद्दत से एहसास था कि हमारे डॉक्टर इंग्लैंड जाकर अच्छा कर सकते हैं, हमारे डॉक्टर अमेरिका में जाकर कर सकते हैं, लेकिन बिहार उनकी इस एक्सपीरियंस से फ़ायदा नहीं उठा रहा है। तो ये अफसोस की बात है। तो उसी वक्त से ख्याल वक्त एक वी विल बिल्ड अ गुड कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हियर। जो ये एक फ्लो था कि हर मरीज़ दिल्ली जा रहा है और कलकत्ते जा रहा है और मद्रास जा रहा है, इसको ख़त्म करना है इसको। तो करीब रिटायरमेंट के 4-5 साल पहले मैंने प्लानिंग शुरू कर दी। और प्लानिंग हम चाह रहे थे कि अगर बने तो सबसे अच्छा बने। तो हमें याद है हमारे 2 भाई अमेरिका में थे उस समय, एक तो डेथ हो गया उनका, बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट थे, एक और अभी हैं वहाँ पर यूरोलॉजिस्ट हैं। उन लोगों ने हमारा साथ दिया और इसकी जितनी बेसिक प्लानिंग हुई है इस हॉस्पिटल की, ये सब अमेरिकन आर्किटेक्ट्स ने किया। 2 बार हम अमेरिका इसीलिए गए कि इसका नक्शा, इसके पूरे डिज़ाइन जाकर दिखाएं उनको। और पार्टनर्स के लिए, चूँकि इसकी जगह अच्छी है, कैंपस काफ़ी अच्छी जगह पर है, बड़ा है, तो तरह तरह से ऑफर्स आने लगे। जितने बड़े बड़े नाम हैं, अपोलो और वॉकहार्ट और जो अब सभी आए यहाँ पर। लेकिन हमने चुना उसको जो कि यंगेस्ट था ग्रुप, ये पारस ग्रुप सबसे यंग थे। ये इनकी दिल्ली से पहली कोशिश यहाँ थी, लेकिन हमको लगा कि इससे हमारा निभ जाएगा। और थैंक गॉड वो सही डिसीजन हुआ। और आज हम कम से कम प्राइवेट सेक्टर में तो कह सकते हैं कि इस रीजन में हमारा अस्पताल सबसे अच्छा अस्पताल है। जी डॉक्टर साहब, अब मैं आपको एक बार फिर से आपके कॉलेज के दिनों में लेकर जाना चाहती हूँ। हमने पारस का सफ़र समझ लिया, हमने आपके बाकी मेडिकल एक्सपीरियंस भी जान लिए। मेडिकल की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा टफ होती है, हम सब इस बात को जानते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या पिताजी इतने सक्सेसफुल डॉक्टर थे तो वो प्रेशर बिल्डअप कहीं फील होता था कि पापा के शूज़ को फिल करना है, तो कभी वो मेंटल प्रेशर आपने फील किया था? मेंटल प्रेशर, देखिए हमारे फादर बहुत बड़े आदमी थे ना, और जो बड़े आदमी की खूबी ये होती है कि वो जो चीज़ काम कराना है वो बगैर प्रेशर करा लेता है आपको। बिल्कुल। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दीजिए कि आप उसी रास्ते पर चले लगे। तो वो कभी प्रश्न नहीं था कि तुम फर्स्ट आओ, तुम सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल लाओ, तुम्हारा यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड रहे कि 15 साल तक इतना मार्क्स। कभी ही नेवर टॉक दैट वे। लेकिन एक ख्वाहिश ज़रूर थी कि अगर उनका नाम कहीं किसी तरह नीचा ना हो, तो पढ़ाई करते, पढ़ाई में दिल में लगता था हमारे। लेकिन सबसे जो अजीब सी बात हमको अभी भी लगती है, उस वक्त लगती थी कि हमारे जो बेस्ट फ्रेंड्स थे, दे आर द वंस जिनको पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं था। क्लास में उस ज़माने में हम लोग का 100 से ऊपर बच्चे रहते थे एक बैच में, बच्चियाँ सब जी। तो दोस्ती सबसे थी। अच्छा, फर्स्ट आने के बजाय वजह से अटेंडेंस बनता था, प्रेजेंट सर वो तो दोस्ती उन लोग रखते थे कि साहब कहीं एब्सेंट मार्क कर देगा तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। प्रॉक्सी मारनी तो प्रॉक्सी वो चलती है, जो हर में चलती थी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन द बेस्ट फ्रेंड्स वर दोज हु हैड नथिंग टू डू विद स्टडी। लेकिन एक कभी कभी डिसलाइक पोल्स अट्रैक्ट वन अनदर होता है। अच्छा, और सबसे तमाशा ये है, हमको याद है कि एक बार पैथोलॉजी में हम सेकंड आए गए, फर्स्ट आए थे, सेकंड आ गए। तो आगे हमको डांट रहा है, अरे तुम सेकंड का आया। मैं बदमाश, तुम कहीं पढ़ता नहीं है खुद, तो
कभी पास नहीं किया, हमको तो आकर डांट रहा है कि नहीं हम पढ़े न पढ़े तुमको फर्स्ट आना है। तो दिस वाज द सॉर्ट ऑफ अफेक्शन एंड लव। और हम आज ये कहते बड़ी खुशी रह रही है कि अभी भी इतने सालों के बाद अभी भी जो हमारे बच्चे खुचे लोग हैं, तो हर साल लिस्ट छोटी होती जा रही है, हर साल फरवरी के 24 तारीख को मिलते हैं और फिर वही हंगामा, शायद गाली गलौज करना तो अच्छा नहीं लगा लेकिन फिर वो लगता है कि फिर थोड़ी देर के लिए हम लोग वो 1965 में चले गए। 1965। डॉक्टर साहब ये बताइए कि 1965 के ये कॉलेज के जो दिन हैं जिन्हें आप याद करके अभी भी आपके चेहरे पर, आपकी आंखों में वो चमक नजर आ रही है, तो जैसा आप बता रहे हैं कि आप क्लास में हमेशा फर्स्ट आया करते थे, तो कभी क्लासेस बंक करना और ये सारी चीज़ें भी की हैं आपने कि काफ़ी डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट थे आप? हम बेसिकली डिसिप्लिन थे क्योंकि हमें क्लास छोड़ने में अच्छा लगता था। सिर्फ 2 बार हमने क्लास मिस किया था। वो पहली हार्ट सर्जरी हो रही थी पीएमसीएच में। अब पीएमसीएच का एक ऑपरेशन थिएटर था पहले ज़माने का बना हुआ, इसमें छत में एक सॉर्ट ऑफ रोशनदान कहिए जिसमें शीशा लगा हुआ था जी। तो ऊपर से आप देख सकते थे कि नीचे क्या हो रहा है। तो दैट वाज वन डे व्हेन आई मिस क्लास जस्ट टू सी द सर्जरी। ऊपर जा कर के वहाँ से आंकड़ा आकर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बट नॉर्मली आई वुड नॉट मिस क्लासेस। और सब जो होती चीज़ें, बहुत चीज़ें बोलने की, बहुत चिंता बोलने की, वो सब तो होती रहती थी, लेकिन बाय एंड लार्ज ठीक ही चल रहा था। बाकी सब ठीक है चल रहा था। ये बताइए कभी ऐसा हुआ कि दोस्तों के साथ कभी डिनर्स पे, कभी लंचेस पे जाते थे? हाँ, वो सब खूब होता था वहाँ पर। उस ज़माने में ये तो अब गंगा इतनी दूर चली गई, गंगा वॉज जस्ट टचिंग मिल्टन कॉलेज, और क्लास के बाद नाव चलाना, आइलैंड पर जाना, हंगामा करना, वो सब था। एक बार वहाँ चले गए, दलदल में फंस गए, किसी ने खींचा करके, वो बस दलदल में फंस गए थे। ये किस्सा मैं चाहूंगी आप दर्शकों को सुनाएं कि आप दलदल में कैसे फंस गए थे। हम लोग सब गए, 2-3 बोट पर चल के गए, तो वहाँ पर जो छोटे छोटे आइलैंड्स निकल आते हैं ना, उसमें कहा देखो उधर मत जाना। क्यों नहीं जाएंगे? तो बहुत दलदल से क्या होगा, यू नो। जो जब गए तो पैर डूबना, अरे देखो यार, तो खैर उन लोग फेंका होगा तो निकल गए। तो ये सब होता था। और जो वहाँ का पूरा एनवायरनमेंट था इतना कंजीनियल और इतना प्यार से भरा हुआ कि वी ऑल फेल्ट एज वन फैमिली। जी डॉक्टर साहब, मैं और आज भी हमारे बैच के जब बच्चियाँ या बच्चे फ़ोन करते हैं तो वही अंदाज, अरे अहमद क्या करते समझता है तुम अपने को। एक दिन मीटिंग में हम लेट गए तो डांटा शुरू कर दिया, क्या समझता तुम अपने को? भैया माफ़ कर दो, हम हाथ जोड़। तो वो अफेक्शन अभी भी है, एंड आई प्राइस इट अ लॉट। डॉक्टर साहब, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, बीइंग अ डॉक्टर इज़ नॉट ईजी, हम ये सब जानते हैं। कभी ऐसा हुआ कि किसी पेशेंट के गुस्से को झेलते वक्त, उसे समझाते वक्त कि सर्जरी डिफ़िकल्ट होने वाली है, कोई ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग में गड़ गई हो कि ये एक दिन काफ़ी मुश्किल था, मेरे पूरे करियर में ये एक दिन था जो काफ़ी मुश्किल था? एक बार क्या हुआ कि एक पटना सिटी में एक बीजेपी के कोई नेता थे जी। तो उनको किसी ने गोली मार दी, होता ही रहता था। तो वो बड़ी बुरी हालत थी उनकी, तो उनको टांग कर ले गए कहीं पर। नहीं भैया ये बचने वाला नहीं है। तो फिर हमारे पास लाए, तो हम जा रहे थे ऑपरेशन करने, और हंगामा तो हो गया, जैसे आप अभी माइक लिए हुए हैं तो इसी तरह लोग घेर लिया साहब। तो एक प्रेस वाले ने पूछा, भाई साहब ये बीजेपी के नेता हैं, आप मुसलमान हैं, आप इनका ऑपरेशन करने जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं कितना सीरियस मामला है? इसके पहले हम जवाब देते, हमारे जो एनेस्थेटिस्ट थे प्रोफेसर एस के वर्मा, अभी भी हैं, बूढ़े हो गए, हम भी बूढ़े हो गए, वही बूढ़े हो गए। कहा ठहर हम जवाब दें ना।
अगर ये बची हैं तो इन्हीं के हाथ से बची हैं, और ना बची हैं तो चल जाइए, इनका ऑपरेशन होने दो, जाकर जाओ भागो हटो। और वो बच भी गए। तो इस तरह का आता है ज़िंदगी में आदमी के स्टेज आता है व्हेन यू रियली हैव टू फेस अ क्राइसिस। लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि ऊपर वाले की हमेशा मदद रहती है, और अपना दिल साफ रहता है तो मदद आती है ऊपर से। डॉक्टर साहब, आप इतनी हंसते मुस्कुराते हुए सारी चीज़ें बता रहे हैं, इतने डिफ़िकल्ट क्राइसिस के बारे में भी आप इतनी मुस्कुराहट के साथ बात कर रहे हैं। क्या कभी ऐसा एक वक्त देखा आपने जब बहुत आप परेशान हो गए हो, जब लगने लगा हो कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है, थोड़ी कम मुश्किल होती तो बेहतर होता? मुश्किल दौर की बात की आपने। हमसे हमारी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल दौर हुआ जब हमारे फादर हमसे छूट कर चले गए। और उसका भी बड़ा, मैंने फॉर अबाउट अ वीक बिल्कुल लगा कि दुनिया अंधेरी हो गई है हर चीज़। अच्छा, उसके ऊपर ये हुआ कि हमारा बेटा सबसे बड़ा हो गया, उससे छोटा था 7 साल का, उसको कंटिन्यूड फीवर हो गया, मदर की तबीयत ठीक नहीं थी। तो पूरा एक an environment of gross defeat। तो हमको याद, हम शाम में बैठे हुए थे बेटे के पास, उसको बुखार नहीं उतर रहा था, डॉक्टर देख रहे थे, फादर के जाने का गम था दिल में। तो हमने एक काम किया जो हम कभी नहीं किया, आई नेवर गो टू द मार्केट। हमको बहुत डर लगता है, मार्केट में जाएंगे तो कुछ क्या लेंगे, वो सब और लोग करते हैं, हम इवन शर्ट वर्ट हम नहीं खरीदते, कोई ले खरीद के आता है कोई। तो हम कहा नहीं कुछ करना चाहिए। तो हम टहलते हुए चले गए एक मार्केट में, वहाँ देखा कि बच्चों की किताबें बिक रही थी। उनका अच्छा बच्चा बीमार है, चलो एक किताब लें, उसको शायद खुश हो जाएगा। तो लड़की बैठी हुई काफ़ी ऐसी स्मार्ट लड़की, उसने किताब दिया। उन्होंने कितने पैसे, कहा कि रसीद देना है, माइंड वॉज समझ, उनका दे दीजिए, तो नाम बताइए। उनका डॉक्टर ए है। बोलते सुनिए, इस नाम के पटने में एक बहुत बड़े डॉक्टर भी हैं। तो हमने कहा कि होंगे, हमसे क्या लेना देना। Now that particular moment sort of broke the entire field, dark field। और फिर से लगा कि एक रोशनी आ गई। और फिर एक, तो कभी कभी छोटे छोटे इंस्टेंस होते हैं इस ज़िंदगी में जो कि आदमी को फिर से एक बार दोबारा जिंदा कर देते हैं। फिर आया, फिर मामला चला ठीक। डॉक्टर साहब, अब इस वीडियो के लिए एक आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल मैं बस यही पूछना चाहूँगी कि अपनी ज़िंदगी के इस सफ़र से आपने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या सीखी जो आप यंगर जनरेशन को एक एडवाइस की तरह पास ऑन करेंगे? सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये देश बहुत बड़ा देश है और इसकी हिस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त रही है और इसका फ्यूचर उससे ज़्यादा ज़बरदस्त है इंशाल्लाह जी। लेकिन उसके लिए हम सबों को मेहनत करनी पड़ेगी। बग़ैर मेहनत के कुछ नहीं आता है ना? वो अंग्रेज़ी में एक पोएट्री है ना, माई कैंडल बर्न्स एट बोथ द एंड्स, है ना, वो दोनों तरफ उसमें रोशनी हो रही। तो जब दोनों तरफ रोशनी होती है ना, कैंडल जलती है ना, तभी रोशनी होती है और तभी ऊपर वाले की मदद भी आती है। और अगर हम लोग सब, और सिर्फ डॉक्टर्स के नहीं कहते, हम कहते हैं पूरा यंगर जनरेशन को कहते हैं कि सही राह पर रहो, जानो कि आगे बढ़ने में वक्त लगेगा और अगर हिम्मत करोगे तो ऊपर वाले की दया भी साथ रहेगी और तुम भी बढ़ोगे, तुम्हारा ख़ानदान बढ़ेगा, तुम्हारा देश बढ़ेगा। जी, उम्मीद करती हूँ कि इस इंटरव्यू के दौरान मैं जितना हंसी हूँ और मैं जितनी खुश हुई हूँ, आपने ये इंटरव्यू भी उतना ही एंजॉय किया होगा। डॉक्टर हई के किस्से, उनकी ये सीख हम सबको उम्मीद है मुझे बिल्कुल कि याद रहेगी ही रहेगी। बहुत जल्द मुलाकात होगी कहानी ज़िंदगी के अगले एपिसोड में कुछ ऐसे ही दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज़ के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।